हमारे साथ मौजूद है इस समय मेरा भाईंदर की विधायिका गीता जैन। इनसे जानेंगे जिस तरह की राजनीति फिलहाल मेरा भाईंदर में चल रही है, आखिरकार इस तरह की राजनीति यहाँ क्यों चल रही है और आगे आने वाले दिनों में जो चुनाव आने हैं उसको लेकर के किस तरह के माहौल वह यहाँ पर बनता देख रही है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जानना चाहेंगे आपसे ये कि आप सभी लोग एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने के बाद में सरकार में हैं, उसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि पूर्व विधायक की अगर बात करें वो और अभी जो आप मौजूदा हैं, क्या वजह है कि आप लोगों में नहीं बन पा रही है? कहाँ विचार मतभेद हो रहे हैं, जिसके चलते आने वाले चुनाव को देख करके लग रहा है कि दो की लड़ाई में कहीं तीसरे का फायदा ना हो जाए? देखिए ये बिल्कुल भी नहीं होगा और जहाँ महायुति की गवर्नमेंट है और उन्होंने बिल्कुल ये रखा है कि हर एक महायुति का वो कैंडिडेट चुना जाए, जो उनकी सीट ला सकता है। अभी यहाँ सर्वे के बाद ये बहुत क्लियर हो जाएगा। सर्वे है और अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टिकट डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो टिकट डिक्लेरेशन के बाद बहुत जल्दी ये पता पड़ जाएगा और फिर ये मुझे लगता है कि लड़ाई वहीं खत्म हो जानी चाहिए जैसे ही टिकट डिक्लेयर होती है। वैसे ही पार्टी के सभी प्रामाणिक लोगों ने ये प्रथा पालनी चाहिए। फिलहाल जो परिस्थिति बनी हुई है, अगर बात करें कत्ल खाने को लेकर के यहाँ पर एक नया विवाद शुरू हो गया है। मौजूद इस समय परिस्थिति क्या है और क्या वाकई में जो कत्ल खाने को लेकर जो बात की जा रही थी, ये होने जा रहा है या इस पे कोई फैसला भी लिया गया है? देखिए, ये कत्ल खाने के लिए राज्य शासन से 40 करोड़ की निधि लाई गई थी और एक्चुअली बहुत जल्दबाजी में कमिश्नर ने ये जाने बिना कि ये क्या लीगल होगा, उन्होंने ये टेंडर निकाल दिया। जबकि जब तक हमारा आरक्षण डिक्लेयर नहीं हो जाता, यानी डीपी डिक्लेयर नहीं हो जाता, आप कोई भी टेंडर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये मैं इसलिए दावे के साथ कह सकती हूँ, मेरे पास एक मेरी निधि कैंसल करके दूसरी जगह लगाने में उन्होंने ये रीज़न दिया था कि अब यहाँ प्रस्तावित आरक्षण दूसरा है और जब तक डीपी नहीं मंजूर हो जाती, आपका ये निधि से गार्डन नहीं बन पाएगा। तो अगर ये धोरण है, तो फिर एक के लिए एक धोरण और दूसरे के लिए दूसरा धोरण नहीं हो सकता। आपको वही धोरण कंटिन्यूअस लेके जाना है और आपको वो मानना पड़ेगा और इसीलिए आज आयुक्त से मीटिंग करके आई। वहाँ काफ़ी सारे हिंदू संगठन दूसरे भी आए थे। सबके सामने कमिश्नर ने ये कहा है कि ये टेंडर बिल्कुल कैंसल हो जाएगा। लेकिन ये मान लें कि फिलहाल जो है मेला बेंदर की जनता को इस बात से राहत मिल गई है कि कत्ल खाना फिलहाल तो नहीं बन रहा है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आगे भी नहीं बनेगा। चलिए उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो, लेकिन अगर बात करें पूर्व विधायक की, तो इस तरह के हालात उनके सामने खड़े हो गए हैं कि वह एमबीएमसी की जो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर यानी टेरेस पे से छलांग मार करके अपनी आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। कैसे देखती हैं इस तरह के बयान को और आप क्या कहेंगी क्यों इतना विवश हो गए कि उनको इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है? ये राजकीय स्टंटबाजी है और न्यूज़ में रहने के लिए कुछ ना कुछ स्टंट तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक इस बात को मानती हूँ कि आप लोगों को गुमराह ना करें। ये स्टंट है, देखिए एक बात से पता पड़ जाता है, क्या उन्होंने कमिश्नर को एक भी लेटर दे के कोशिश की कि ये रोका जाए? नहीं। मैंने वो लेटर ईमेल किया। अब उनके लोगों को इतना समझ नहीं आता है, सैटरडे संडे अगर ऑफिस बंद है तो आदमी ईमेल ही करेगा। अब वो बोल रहे हैं कि आपके लेटर को पहुँच नहीं है, सिक्का नहीं लगा है। हमारी कॉर्पोरेशन पेपरलेस हो चुकी है और इसलिए अब पेपरलेस काम चलते हैं। खैर होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि वो भी कोशिश करते, वो भी मेयर रह चुके हैं, पूर्व आमदार थे। इतना कायदा उनको भी मालूम होना चाहिए था। वो ये लेटर लिखते, तो ये भी दावा कर सकते थे कि हमने ये रोकने की कोशिश की। स्टंट मारना, अब मैं आपको एक बात के लिए समझ भी लूँ कि चलिए आज मैंने कैंसल कराया, वो नहीं हुआ होता, तो क्या वो कूदने वाले थे? उनको पता है पुलिस उन्हें रोकने जाती, कुछ ना कुछ। जिसको कूदना है, मुझे आज आज दिन तक के आत्महत्या या कूदने के या जो भी फ्रस्ट्रेशन में किए गए, इतनी जो भी चीज़ें हैं, क्या लोग बोल के करते हैं? नहीं। जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया उनको बचाने के लिए जाती है और वो ये चाहते हैं, ये शो करना चाहते थे, वो शायद अब कल 10 तारीख को नहीं कर पाएँगे और वो सीरियस नहीं थे, वो इस बात से पता पड़ता है कि उन्होंने कहा है कि मैं 10 तारीख को तो कूद जाऊँगा और 11 को वो आंदोलन करने वाले थे। अब कितना सीरियस है, वो आपको इसी बात से पता पड़ जाएगा। काफ़ी मीम्स देखने को मिले उनके, ख़ैर ये तो दुर्भाग्य माना जाएगा कि राजनेताओं के इस तरह के मीम्स बन रहे हैं। लेकिन अगर बात करें, तो जैसे कि आप शिंदे गढ़ से जुड़ी हुई हैं और वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। अब चुनाव जो है किसी भी समय जो है चुनाव की अनाउंसमेंट की जा सकती है। तो क्या यह मान के चला जाए कि अगर
आपके सामने अगर भाजपा को कोई अगर उम्मीदवार खड़ा हो जाए या आपको स्वयं टिकट मिल जाए लड़ने के लिए, तो क्या उनकी तरफ से सहयोग या आपकी तरफ से उनको सहयोग मिलने की कहीं भी किसी प्रकार की कोई संभावना दिखाई दे रही है? देखिए, आप मुझे ये किसी गट से इसलिए नहीं जोड़ सकते कि मैं अपक्ष उम्मीदवार थी उस समय और अब मैं अपक्ष एमएलए हूँ। तो किसी गट से जोड़ना मैं समर्थन दे सकती हूँ, ना मैं इधर ना मैं उधर किसी गट को मैं जॉइन नहीं कर सकती। मैंने समर्थन दिया था और महायुति को समर्थन दिया था। गीता जी, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने महायुति को समर्थन दिया है, अगर महायुति का यह निर्णय सामने आता है कि अब फला फला एक चेहरा होगा जिसको कि अब हम यहाँ पर विधायक के तौर पे चुन रहे हैं, जो चुनाव लड़ेंगे विधायक के तौर पे, तो क्या गीता जैन का जो मौजूदा विधायिका है यहाँ की, उनका समर्थन या उनकी तरफ से सहायता उनको मिलेगी या नहीं? सर, दूसरा कैंडिडेट का प्रश्न ही नहीं उठता। जब महायुति ने मुझसे उस समय वायदा दिया था कि ये टिकट बिल्कुल आप ही की है, तो मैं इस विषय में क्यों सोचूं कि मुझे किसी को समर्थन देना पड़ेगा। भाई, उनका वायदा है और मुझे उन सबके शब्दों पर पूर्ण विश्वास है। तो आपको लगता नहीं कि जिस तरह के माहौल यहाँ बन गए हैं, हर एक उम्मीदवार अपने अपने तरह से चुनाव लड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि मैं लड़ रहा हूँ, आपकी तैयारी क्योंकि आप यहाँ पे मौजूदा विधायिका हैं, तो यह उम्मीद ज्यादा बन जाती है कि आप यहाँ से लड़ेंगी और आपका कार्यकाल भी यहाँ पर जो है काफी अच्छा रहा है। लेकिन अब 1, 2 और 3 तीसरा भी एक चेहरा अगर हम बात करें हमारे सोर्सेस और हमारे जो भी हमारे सोर्सेस हैं और जो हमको पता चल रहा है कि एक नया चेहरा यहाँ पर हमको आता दिखाई दे रहा है, जो माना जा रहा है सीधे केंद्र से अपॉइंट होगा, जो मीरा भाईंदर की राजनीति में अपना कदम रखेगा और यह कहा जाएगा कि जो है इस चेहरे को सहयोग करें। अगर मानिए इस तरह की परिस्थिति होती है, तो किस तरह का सहयोग आपको रहेगा? क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में लोकसभा के चुनाव हुए, गोपाल शेट्टी जी बड़े मार्जिन से जीते थे, लेकिन उनकी जगह पर पीयूष गोयल को केंद्र से भेजा गया। इस तरह की अगर परिस्थिति निर्माण हो गई, तो तरह का कदम होगा आप लोगों का? मैंने अभी आपको अगले सवाल के जवाब में कहा कि मुझे अपने वरिष्ठों पे पूर्ण विश्वास है। उन्होंने जो वायदा किया है, वो निभाएँगे, तो मैं दूसरी दिशा में कुछ सोच ही नहीं रही हूँ। तो इस प्रश्न का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैंने इस दिशा में सोचा ही नहीं कभी। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे वरिष्ठों पे। चलिए उम्मीद करते हैं आप लड़े, लेकिन एक प्रश्न और पूछेंगे आपसे, वो ये है कि किस तरह की तैयारियां आगामी चुनाव को लेकर के होंगी? किस तरह का मैनिफेस्टो होगा और किस तरह की तैयारियां, क्या-क्या प्लान्स आपके माइंड में फिलहाल चल रहे हैं, जिसको लेकर के आप चुनावी अखाड़े में उतरेंगी? देखिए, मेरे हर एक मुद्दे विकास के संबंधित रहते हैं। आपको पता है, किसी ने शायद पूरे महाराष्ट्र में अभी तक किसी ने नहीं सोचा कि गवर्नमेंट का एक कैंसर हॉस्पिटल बने, लेकिन मैं यहाँ कैंसर हॉस्पिटल ला रही हूँ। पानी की पाइपलाइन, अगर यहाँ 516 करोड़ की निधि हम नहीं ले आते, तो शायद पानी की इंटरनल पाइपलाइन नहीं बीचती। हमारा विज़न है कि शहर को अब क्या ज़रूरत है। पहले जो भी थे, उन्होंने सिर्फ गेट्स बनाए जिसमें उनके नाम लगे। उनको ये था कि रोड के नीचे के कामों में हमारा नाम नहीं लगता, हमारे तख्तियाँ नहीं लगती, इसलिए वो काम नहीं करना चाहिए। जबकि ये ज़रूरत थी। जैसे ही वहाँ हमने सूर्या का उद्घाटन किया था मेयर के रहते, उसके बाद 5 सालों में हमने 50 मीटर भी पानी की पाइपलाइन नहीं डाली। तो शहर को जो-जो जब-जब ज़रूरत होती है वो काम करना, ये एक अच्छे एमएलए का काम होता है। उस समय की माँग थी कि इतनी बड़ी निधि लाई जाए, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास करोड़ों रुपए नहीं थे। हमने पानी के लिए वो निधि अमृत 2 से मंजूर करवाई। कैंसर हॉस्पिटल ये पूरे एरिये में नहीं है। आप टाटा छोड़ दीजिए, तो यहाँ पालघर से लेके यहाँ तक बांद्रा तक एक भी ऐसी कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ रेडिएशन की व्यवस्था हो, हमने वो लाया। तो ऐसे ही स्कूल को डिजिटलाइज़ेशन किया। मैंने लोगों से ये वादा किया था कि मैं ना अपने स्कूल बनाऊँगी, ना अपना अस्पताल बनाऊँगी, और मैंने वो वादा निभाया। मैंने स्कूल जो गवर्नमेंट की थी उसको डिजिटल किया। जो हॉस्पिटल ला रही हूँ वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ला रही हूँ, और मुझे ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल चाहिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस चाहिए, और मुझे शिक्षण व्यवस्था को बहुत ज़्यादा सुधारना है। हमारे यहाँ नवजात शिशु के लिए थोड़ी व्यवस्था की कमी है, मुझे वो लाना है। मेरा बहुत सारा ऐसा एजेंडा है जो आरोग्य में करना है, शिक्षण में करना है। इंफ्रा भगवान की दया से अभी काफ़ी अच्छा है, हमारी फेरी, हमारी मेट्रो, वो सब चालू हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब मेरा जो सबसे पक्का ध्यान होगा, वो स्वास्थ्य और शिक्षण पे होगा। मेट्रो का मामला रुका हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। सो कॉल्ड मेट्रो मैन, जो हमारे माजी आमदार अपने आप को मेट्रो मैन बुलाते हैं, उन्होंने ही अपने लेटर में लिखा है कि मुझे ज़मीन का मुआवज़ा दे दीजिए, मैं आपको ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ, उन्हीं का लेटर है। वो उन्होंने ये तर्क भी किया, अगर मैं मुआवज़ा माँग रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, मुआवज़ा माँगने का हक सभी को है। और उनको फिर कहती हूँ कि वो 5 साल आमदार थे, मेयर थे, उनको भी ये रूल कॉर्पोरेशन का पता होगा कि कॉर्पोरेशन टीडीआर देती है।
उन्होंने तर्क ये दिया है कि मुझे टीडीआर में बदनाम किया जा रहा है। मुझे लगता है मीरा भाईंदर का एक भी ऐसा बिल्डर नहीं होगा, जिन्होंने कहीं न कहीं टीडीआर नहीं लिया होगा, वो तो बदनाम नहीं हुए। सोचने वाली बात है कि एक ही इंसान बदनाम क्यों होता है? वो उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें चिंतन करना चाहिए। लेकिन जिसकी रेडी रेकनर की वैल्यू 22 लाख है, उसके लिए उन्होंने शहर के स्टेशन बनने का काम रोका है और उसके लिए एमएमआरडीए कॉन्ट्रैक्टर को 3.5 करोड़ पर मंथ देना पड़ रहा है। तो उनको शहर के हमारे करदाताओं के पड़ने वाले बोझ की नहीं पड़ी है, 22 लाख की उस ज़मीन के लिए उन्होंने करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। और अगर बात करें जो मीरा भाईंदर की राजनीति की, तो देखने को मिल रहा है कि ये कहीं न कहीं 2 समुदाय में बँटती हुई दिखाई दे रही है। तो एक नेता होने के नाते आप सभी को एक आँख से देखती हैं, हर किसी को अपने एक नज़रिए से लेके चलती हैं। कितना कठिन होगा, कितनी चुनौती भरी एक राह होगी आपके लिए आगामी चुनाव में हर तरह के वोटरों को अपनी तरफ ले जाना या उनके प्रति अपने आप को एकदम शुद्ध साबित करना? देखिए, मुझे वो साबित करने की ज़रूरत नहीं है। किसी गलत काम के लिए अगर कोई एक्शन लेता है, तो वो एक्शन को रिएक्शन होनी ही है। हाँ, मैं सभी धर्म जाति के लोगों से एक पूछना चाहती हूँ कि जो भी पॉलिसी आई, जो भी योजनाएँ आई, कोई भी ऐसी योजना आई कि सिर्फ़ हिंदू के लिए है, सिर्फ़ सिख के लिए है, सिर्फ़ जैनों के लिए, तो नहीं आई। हमारी लाडली बहन, हमारे सब जाति धर्म की बहनों के लिए बना है। अ, जिसे मुख्यमंत्री बहुत हँसी-मज़ाक में लाडला भाऊ कहते हैं। वो जो उद्योजक योजना है, वो सभी जाति धर्म के लिए है। मेरे पास जो भी काम लेने आते हैं, अपने इवन एक छोटा-सा काम कहूँ तो बहुत सारे आधार कार्ड के लिए साइन लेने आते हैं। क्या मैंने कभी जाति धर्म देख के साइन किया है? नहीं। कुछ असामाजिक तत्वों के लिए जब कुछ बोला जाता है, उसको पूरी कौम के लिए लिया जाता है, ये दुर्भाग्य है हमारी मानसिकता का। ऐसा कुछ नहीं है, एक एमएलए को सब जाति धर्म के लिए काम करना होगा और वो मैं करती हूँ। बिल्कुल, आप चाहेंगे कि जिस तरह से आपने अब तक अपना कार्यकाल जो है यहाँ पे निभाया है, आने वाले चुनाव में भी आप एक बड़ी मात्रा से आप विजयी हासिल करें और जिस तरह से जनता के बीच आपका सहयोग रहा है, वो भी आगे बना रहे। कैमरामैन अमन के साथ अशोक पांडे, राज्य 24 न्यूज़ के लिए मुंबई।